About the creepy old lady who used to live here? The whole town. हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द रेड बुक रिचुअल। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर है, तो वीडियो को एंड तक देखना। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपना हाथ को काट के एक बुक पर गिराता है और उस बुक के आसपास कुछ कैंडल लगा हुआ था। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे कुछ रिचुअल कर रहा है। फिर वो पीछे की दीवार पे जाके अपने खून से कुछ बनाने लगता है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत अजीब और भयानक था। वहाँ से सीन काट होता है और अगले सीन में हम 3 दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर एक लड़के और 2 लड़कियां होते हैं। उनके नाम था बी, सोफिया और जस्टिन, और वो तीनों बी के घर पे बैठ के एक रेड बुक नाम का गेम खेलने के लिए तैयार कर रहे थे और सोफिया उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वो कहती है कि गेम के एक रूल्स है कि एक कैंडल लेके खाली रूम में जाकर उस कैंडल को रूम के बीच पे रखकर जलाना पड़ेगा और एक रेड कवर की बुक को रखकर कुछ मंत्र पढ़ना है और फिर उस बुक से हम जो क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा और हम ये गेम क्विट नहीं कर सकते हैं बिना उस बुक के परमिशन के। बी उन लोगों को कहती है कि मेरे पास एक रेड कलर का बुक है जो कि मेरे रूम में है और मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। और तभी सोफिया पूछती है कि कोई आएगा तो नहीं। तब बी उन्हें कह देती है कि उसके फैमिली में सिर्फ उसका भाई और फादर है और मॉम की कुछ सालों पहले डेथ हो चुकी थी जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थी। और ये कहकर वो बुक लेने के लिए चली जाती है और तभी उन्हें दीवार पे कुछ दिखाई देती है। फिर उसका छोटा भाई वहाँ पर आ जाता है और वो बी से कहता है कि वो सपने में एक भयानक सी औरत को देखा है। अब ये सब सुन के वो उसके भाई को फिर से घर में सुलाने के लिए ले जाता है। अब बी उस बुक को ले आती है और कहती है कि ये बुक हमारे यहाँ शिफ्ट होने के पहले से ही था। सोफिया अब उस कैट के बारे में पूछती है जो कि उन लोगों के साथ रहा करती थी। तब बी उसे कहती है कि ये बिल्ली उस लेडी की है जो कि यहाँ पर पहले रहती थी। अब सोफिया उसे इस घर की स्टोरी बोलने लगती है। वो कहती है कि ये बिल्ली उसी चुड़ैल बॉनी की है जो कि यहाँ पर पहले रहा करती थी और वो चुड़ैल मासूम जानवर को मार के खाया करती थी। और फिर एक दिन वो सडनली कहीं पर गायब हो गई और किसी को कुछ भी नहीं पता चला। तब जस्टिन कहती है कि लोग कहते हैं कि ये बिल्ली एक शैतान है जो कि अपने ही ओनर को पॉजेस कर लेती है और इसने ही बॉनी को विच बना दिया था। अब वहाँ से सीन चेंज होकर हमें बॉनी की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक कैथन नाम का सोल्जर अपने घर वापस आता है और घर में एंटर होते ही वो देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है और हर जगह जानवर की हड्डियां पड़ी हुई थी। वो घबरा के बॉनी को ढूंढने लगती है और एक रूम में बॉनी बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और उसके साथ वही बिल्ली होती है। अब ये सब कुछ देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर उसी हालत में बॉनी क्रॉसबो लेकर घर से बाहर निकल जाती है और उसे पीछा करते हुए उसका कुत्ता दिखाई देता है जिसे वो सोल्जर अपने घर में ले जाने लगता है। पर गेट पर वही बिल्ली होती है जिस वजह से उसका कुत्ता भौंकने लगता है और एथन उस बिल्ली को घर के बाहर छोड़ देता है और वो बिल्ली उसके कुत्ते को मार देता है। और ये देख के एथन शॉक्ड हो जाता है और फिर वो अपने डॉग को दफना देता है। और जब वो घर पे आता है तो देखता है कि बॉनी के मुंह में खून लगा हुआ है और उसके हाथ में एक खरगोश है जिसे वो खा रही थी। फिर वो कुछ अजीब सी आवाज निकालते हुए वो वहां से चली जाती है। अब एंथन अपने सामान को डरते हुए पैक करने लगता है और तभी बॉनी वापस आ जाती है और एंथन को सूंघने लगती है और उस खरगोश को हाथों से चीर कर फेंक देती है और क्रॉसबो लेके गैरेज में चली जाती है। अब एंथन को फिर से वो बिल्ली दिखाई देती है और वो उसे अब मारने के लिए जाता है और तभी बॉनी उस बिल्ली से पासेस होकर एंथन पे तीर चला देता है और एंथन उससे वो क्रॉसबो छीन के उस बिल्ली के ऊपर तीर चलाता है जिससे कि वो बिल्ली तीर लगते ही धुएं में बदल जाती है और वहां से गायब हो जाती है। फिर बॉनी गुस्से में आके एंथन को मारने लगती है लेकिन एंथन अपने बचाव के लिए उसके सर पे मार के उसको मार डालता है। फिर एंथन को गिल्ट फील होने लगती है और वो रोने लगता है और तभी बॉनी वापस जिंदा हो जाती है और उसकी बिल्ली भी वापस जिंदा हो गई थी। और ये सब कुछ देख के एंथन डर के वहां से चला जाता है। अब सीन चेंज होके प्रेजेंट में आता है और ये सब सुनकर भी डर जाती है और तभी जस्टिन और सोफिया हंसते हुए कहती है कि हमने तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई है। और सोफिया कहती है कि हमें ये नहीं पता है कि ये स्टोरी सच है या झूठ, लेकिन मुझे ये स्टोरी मेरे एक फ्रेंड ने सुनाई है। पर ये सच है कि उस औरत का आज तक कुछ भी पता नहीं चला है जो कि यहाँ पर पहले रहा करती थी। अब इसके बाद वो लोग उस गेम को स्टार्ट करते हैं और आंख बंद करके उस बुक पर हाथ रख कर ये पूछते हैं कि रेड बुक हम ये गेम पर एंटर कर सकते हैं और बुक की तरफ से जवाब में हाँ होता है। अब सोफिया और जस्टिन
रेड बुक से कुछ क्वेश्चन करता है जिसका जवाब उन्हें सही सही मिलता है। और ये सब देखकर बी को लगता है कि वो दोनों फिर से कोई मजाक कर रही है। तब सोफिया उससे कहती है कि ये सब सच है और अगर तुम देखना चाहती हो तो तुम बुक से क्वेश्चन करके देख सकती हो। तब ये सुन के भी क्वेश्चन करती है कि हमारे अलावा इधर और कोई भी है, तो इसके जवाब में हाँ आता है। और बी ये कॉन्फर्म करने के लिए ये कहता है कि अगर कोई यहाँ पर है तो हमें इसका प्रूफ दो। फिर तभी अचानक से किसी की दर्द से चिकी हुई आवाज आती है और ये सुन के वो तीनों कॉन्फ्यूज हो जाती है। और सोफिया उन्हें समझाने के लिए ये कहती है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रही है, लेकिन भी उसके बातों पर विश्वास नहीं करती है और कहती है कि वो हमारे साथ में है और इसी घर में ही है और मुझे अब ये गेम नहीं खेलना है। सोफिया उससे कहती है कि बिना परमिशन के हम ये गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं। फिर सोफिया बुक से गेम को क्विट करने के लिए परमिशन लेती है, लेकिन उस बुक में ये लिखा होता है अगर वो लोग ये गेम को क्विट करेंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे और उन्हें इस बुक की सारी कहानियां पढ़नी होगी। और सोफिया झटके से अपना हाथ बुक से हटाती है और बुक से पूछने के बाद में उन्हें पता चलती है कि इस रूम में उनके साथ में और भी 3 स्पिरिट है और उन्हें ये गेम खेलना होगा। फिर उस बुक के पेज अपने आप पलटने लगती है और एक पेज में से एक स्टोरी को जस्टिन पढ़ना शुरू कर देता है। और उस स्टोरी में हमें कार में एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम निक और क्लोई था, जो कि अपने घर जा रहे होते हैं। और क्लोई बहुत ही ज्यादा उदास थी क्योंकि निक उसके साथ में अपने रिलेशन खत्म करने वाला था, लेकिन क्लोई उससे अलग होना नहीं चाहती थी। फिर उन दोनों के बीच में झगड़े होने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी क्लोई को सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है और क्लोई उसके तरफ जाने लगता है। और तभी हाथ में गन लेके एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है कि उस लड़के के पास मत जाना क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो एक डीमन है। फिर वो उन्हें अपने कार में बैठकर वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन क्लोई को ऐसा लगता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और वो इन लोगों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। क्लोई अब उस आदमी की बात नहीं मानती है। फिर वो उस लड़के के पास जाता है और तभी वो व्यक्ति क्लोई के पेट पर गोली चला देता है और ये देख कर निक उस आदमी को पीटने लगता है और क्लोई को कार में छोड़कर उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है जिससे कि वो उसको उसके घर में छोड़ सके। और वो आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन निक उसकी एक भी नहीं सुनता है और उस लड़के को छोड़कर उस आदमी के पास जाता है और वो आदमी अपने आप ही मरने लगता है और उसका चेहरा बड़ा अजीब सा और भयानक होने लगता है और उसकी आंखें काली पड़ने लगती है और उसे देखकर निक की आंखें भी काली हो जाती है। उसका चेहरा भी अब भयानक होने लगता है और इधर क्लोई जब उस लड़के का चेहरा देखता है तो वो डर जाती है क्योंकि वो सचमुच का एक डेमन ही था। और इसी के साथ ही ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है और सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और जस्टिन के उंगली से एक खून की बूंद उस बुक पर गिर जाती है। ये देखकर वो तीनों शॉक्ड हो जाती है। फिर सोफिया अगली कहानी को पढ़ने लगती है जिसमें एक बच्ची और उसका नाम जॉय होता है। वो सोई हुई थी और कुछ आवाज सुन के उसका नींद टूट जाता है और वो देखती है कि उसके सामने उसके पापा बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपने फेस को छुपाया हुआ था। और वो जैसे ही अपने हाथ अपने चेहरों से हटाता है तो जॉय उसे देखकर बहुत ही डर जाती है क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही भयानक था। और फिर हम जॉय को नींद से जागते हुए देखते हैं जिसमें कि हमें समझ में आता है कि वो एक सपना देख रहा था और ये नाइटमेयर के बारे में वो अपनी माँ को जाके बोलती है। फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि उसके पिता एकदम ठीक है और उन्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने पिता को देखने की बहुत ही जिद करती है। और तभी एक कॉल आती है जो कि जॉय के अंकल का था और वो उससे अपने भाई के हालत के बारे में पूछने लगता है क्योंकि वो बीमार होता है। तब जॉय की माँ उसे बताती है कि वो अब ठीक है और तुम बाद में आकर उनसे मिल सकते हो क्योंकि अभी हम घर में नहीं हैं और आने में बहुत ही लेट हो जाएगा। फिर वो फोन को रख देती है और जॉय उसकी मॉम से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोली है। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे पिता बहुत ही बीमार है और उनके नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल का नजर उसी पैसों पर है जो कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद मिलेंगे और इसी वजह से ही वो बार बार यहाँ पर आते हैं और इसी कारण से मैंने उससे झूठ कहा। तभी कोई घर के बाहर आकर गेट बजाने लगता है और गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मॉम उसको चुप रहने के लिए कहती है और उसके वहां से जाने के बाद में जॉय की माँ वहां से उठकर चली जाती है और जॉय उसकी पिता की रूम के बाहर से झांकने लगती है और वो देखती है कि उसके पिता को बांध के रखा गया है। फिर जॉय उनके पास जाके उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। फिर उसके पिता उसे अंकल को कॉल करके बुलाने के लिए कहती है और उसे ये भी कह देता है कि जब घर पे तुम्हारी मॉम नहीं रहेगी तभी कॉल करना। फिर जॉय को उसकी मम्मी की घर पे आने की आवाज सुनाई देती है तो वो बेड के नीचे छुप जाती है। फिर उसकी मॉम आके उसके पिता के आंखों पर एक क्लिप लगा देता है जिसकी वजह से वो अपनी आंखें को बंद नहीं कर पाता है और उसकी आंखों में पिन चुभने लगती है और जॉय ये सब करते हुए परछाई में उसको देख लेती है।
और उसकी हल्की सी चीख सुन के उसकी मॉम उसे बेड से बाहर निकालती है और उसे डरा कर रूम से बाहर निकाल देती है। और तभी हम समझ पाते हैं कि उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं है और जॉय रूम के बाहर बैठकर रो रही होती है। फिर जब वो रूम में जाके देखती है तो उसके पिता उसे मरे हुए दिखाई देती है और उसकी मॉम बैठकर वहाँ पर अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे कि उसमें किसी तरीके का आत्मा आ गई हो। और तभी ये कहानी यहीं पर एंड होती है। अब फिर से सीन प्रेजेंट टाइम पर आती है और जैसे ही सोफिया ये कहानी खत्म करती है तभी उसके नाक से एक खून की बूंद उस बुक पर गिर जाती है और सोफिया को एक अजीब सी डेमोनिक आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज उन दोनों को नहीं सुनाई देती है। और तभी सोफिया को उसके पास में जॉय की बैठी हुई आत्मा दिखाई देती है और जस्टिन उसे समझाती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और इस बुक की वजह से हमें हेलुसिनेट हो रही है। लेकिन सोफिया वहां से उठकर भागने लगती है और तभी एक इनविजिबल पावर उसे खींच के एक रूम में बंद कर देती है और जस्टिन के बहुत ट्राई करने के बाद भी उससे वो गेट नहीं खुलता है और तब भी उसे कहती है कि हमें आगे की कहानी को खत्म करनी होगी और तभी हम सोफिया की हेल्प कर पाएंगे। अब बी कहानी को आगे पढ़ने लगती है और हमें काला नाम की एक डॉक्टर दिखाई देती है जिसके भाई काफी टाइम तक वेंटिलेटर पर था और उस दिन उसकी दोस्त समझाती है कि तुम इन दवाई से कब तक अपने भाई को जिंदा रख पाओगे, सोचो कि वो कितनी पेन में होगा। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती है और एक नर्स से विल लाने को कहती है और विल ना होने पर वो खुद ही विल लेने के लिए चली जाती है। और जब वो विल लेके वापस आ रही होती है तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और जब भी वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। और वो जब आगे जाकर बाथरूम में देखता है तो बाथरूम में बाथटब पूरा खून से भरा हुआ था और दीवारों पर भी खून लगा हुआ था और वहाँ पर रखा हुआ एक ग्रामोफोन अपने आप ही बजने लगता है। और जब वो बंद करती है तो तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और अब उसे किसी के पैर घसीट के चलने की आवाज आती है और वो पलट कर देखती है तो एक डेमन उसकी तरफ आने लगती है और वो ये देखकर बहुत ही डर जाती है और गेट खुल के वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो गेट नहीं खुलता है और जल्दबाजी में उसके हाथ से वो मेडिसिन गिर जाता है और वो डेमन उसे उठा लेता है। फिर वो उसी जगह पर मेडिसिन लाने के लिए जाता है और फिर से एक बार वो डेमन उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाती है। अब डेमन धीरे धीरे उसके पास आ जाता है और उसके भाई के रूप लेकर उससे वो मेडिसिन लेकर वहां से गायब हो जाता है और उसे अब समझ में आ जाता है कि उसके भाई बहुत ही तकलीफ में है और उसे इस तरह जिंदा रखना नहीं चाहिए। फिर कार्ला अपने भाई के पास वापस चली जाती है और वेंटिलेटर बंद कर देती है जिससे कि उसकी भाई की डेथ हो जाती है और कार्लो को अब दुख होने लगता है और वो अपने दोस्त को हक करके रोने लगती है। अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आती है और बी जस्टिन को कहती है कि ये मेरी मॉम की कहानी थी और कहानी खत्म करते ही बी के उंगली से खून निकलने लगती है और तभी बी को उसकी मॉम यानी कि कार्ला दिखाई देती है और जस्टिन के मना करने के बाद भी वो उसके पीछे जाने लगती है और उसके जाने के बाद में जस्टिन को सोफिया की चीखने की आवाज सुनाई देती है और जस्टिन वहां पर जाके देखता है तो अंदर से एक हाथ आके उसके गर्दन को तोड़ के उसको अंदर खींच लेती है और दूसरी तरफ कार्ला का पीछे करते हुए भी एक रूम में पहुंच जाता है जहां उसे दीवार पे कुछ दिखाई देता है और वो पूछती है कि कौन हो तुम। और तभी ये सीन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें अगली स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक फादर सभी को बता रहा होता है कि एक ही जेंडर के लोगों को एक साथ एक ही रिलेशनशिप में होना पाप है और ऐसे लोगों को जिंदा रहना नहीं चाहिए। और फिर चर्च में रहने वाली एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम मैगी होता है और वो एक बूढ़ी औरत के साथ में रिलेशनशिप में होता है और कुछ लोग उसे उस औरत के घर से निकलते हुए देखते हैं और सभी को उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। अब अगले सीन में उस औरत को मार के एक रस्सी से बांधकर टाउन में घुमाया जाता है और एक जगह पर बांधकर उसे टमाटरों से मारा जाता है और एक आदमी मैगी को भी वो टमाटर फेंकने के लिए कहती है क्योंकि सभी को लगता है कि वो औरत मैगी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ है और मजबूर होके मैगी भी उस पर टमाटर फेंकती है जिसे देखकर उस औरत को और भी ज्यादा बुरी लगती है। फिर हम मैगी को सभी चर्च वालों को ड्रिंक देते हुए देखते हैं और ड्रिंक पीकर फादर अपने स्पीच को कंटिन्यू करता है। फिर तभी एक एक करके सभी चर्च वालों की मौत होने लगती है। फिर मैगी उस औरत को चुराती है और वो दोनों वहां से भाग जाती है और अब तभी ये सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और बी के गले में एक फंदा लग जाता है और जैसे तैसे वो उस फंदे को चुरा के उस रेड बुक की तरफ भागने लगती है और वहां जाके वो देखता है उसका छोटा भाई जिसे सोफिया ने पकड़ा हुआ था वो उसकी उंगली को काट के वो उसका खून उस बुक पर गिरा देती है और कहती है कि उसे एक प्योर इंसान का खून चाहिए और इतना कहकर वो अजीब सी लैंग्वेज में कुछ कहने लगती है और कहती है कि वो यहाँ पर आ सकती है
और इतना कहते ही वो अपना गला काट के खुद का जान दे देता है। ये सब देखकर भी बहुत ही डर जाती है और अपने भाई को ऊपर कमरे में भेज देती है। फिर अब उस बुक से बहुत सारा खून निकलने लगती है और उस बुक से वही डीमन बाहर आ जाती है, जिसे हम मूवी की शुरुआत में रिचुअल करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही भयानक होती है। और बी उसे देखकर छुप जाती है, लेकिन वो डेमन उसे देख लेती है और बी के पास आके उसके मुंह में उल्टी कर देती है। और ये सीन यहीं पर काट होता है और मूवी के लास्ट सीन में हमें बी का छोटा भाई दिखाया जाता है और वो बी से वहां पर आने की परमिशन लेता है और बी उसे वहां पर आने के लिए कहता है। और बी के मुंह पर एक डेमोनिक स्माइल होता है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि बी उस डेमन से पजेस हो चुकी है। और तभी वो डेमन बी के पीछे से झांक के बी के भाई को देखती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है।